आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ पंजाब से वही गुमनाम शख्स फिर से जुड़ा है। उस दिन जब हमने इनने वीडियो बनाई थी तो ये मेरे मुझसे थोड़े से नाराज थे कि आपने जी पंजाब की सारी बातें नहीं की। तो मैंने कहा आज हम पंजाब पे ही बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार सबको जी। और नन्हे भाई, क्या चल रहा है पंजाब में आजकल? भाई साहब, पंजाब पीएचडी में होने क्या वाली चल है, रहा है मुझे लगता है। आपका यही सवाल है ना कि पंजाब में आजकल क्या चल रहा है। जी। इसका जवाब दे देता हूं। चार चार मुख्य जवाब है पंजाब में क्या चल रहा है, उसके बाद आपका अगला सवाल लूंगा। पंजाब में एक डीजीपी हुए हैं मोहम्मद मुस्तफा। उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना 3 बार की विधायक हैं मलेरकोटले से और कैबिनेट मंत्री रही है अमरिंदर सिंह की सरकार में 2017 से 2022। बहुत ही रसूखदार परिवार है। मोहम्मद मुस्तफा खुद सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन 1985 में एज एन आईपीएस पंजाब कैडर में ज्वाइन किए थे। रजिया सुल्ताना 2002 में पहली बार विधायक बनी, फिर 2007 में बनी, 12 का इलेक्शन हारी, फिर 17 में जीती और 22 का इलेक्शन फिर हारी। बड़ा रसूखदार परिवार है भाई। पति डीजीपी, पत्नी कैबिनेट मंत्री। लेकिन वो सारा रसूख ना पिछले हफ्ते सर पानी पानी हो गया। उनका इकलौता पुत्र रहस्यमयी हालत में उसकी मौत हो गई। अब डीजीपी साहब पे उसने इल्जाम लगाया कि मेरे पिताश्री के मेरी पत्नी से अवैध संबंध थे, मेरी बेगम से मेरे अब्बू के अवैध संबंध थे। वैसे भी देखिए, मौज वाले हब से हैं ये लोग, तो मौज हब में ये सब चलता है। अब आप एक चीज देखिए कि डीजीपी साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा पिछले 15 साल से ड्रग एडिक्ट है। डीजीपी साहब 2021 में रिटायर हुए हैं। 4 साल ये हो गए। 11 साल पहले आईजी वाईजी रहे होंगे जब उनके बेटे ने नशा करना शुरू किया था। जब पंजाब पुलिस के एक आईजी, डीआईजी, डीजीपी का बेटा नशे में लिप्त हो और ड्रगी हो, चिट्टा लगाता हो, स्मैक, हेरोइन, कोई छोटा मोटा दारू या ये नशा नहीं करता है बीड़ी सिगरेट का, चिट्टा, सीजन्ड ड्रगी। तो आप सोच के देखिए, पंजाब की नसों नसों में, बच्चों में, यूथ में ड्रग्स भर गए हैं। अब वो कहां से आया ड्रग ना, मैं उसके लिए बताऊंगा कि पंजाब में ड्रग आया कहां से। मैं उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का रहने वाला हूं। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने आज तक पूरे गाजीपुर में, बनारस में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में अफीम बिकते देखी नहीं, लोगों को कभी खाते देखा नहीं, कल्चर नहीं है। लेकिन पंजाब में आपको घर घर में, अरे मैं नहीं कहता 100 में से 100 घरों में, लेकिन 100 में से 50, 60, 70 घरों में अफीम खाना एकदम नॉर्मलाइज है। वो अफीम को तो नशा मानते ही नहीं। मेरे साथ जो भाई साहब है वो इस बात को वेरीफाई कर देंगे। क्या पंजाब में भाई साहब अफीम को नशा माना जाता है? पंजाब में अफीम का जो ना, एक तो इसमें दो आंसर है जी। एक तो उसको नशा माना भी जाता है, दूसरी तौर हाँ, में ना उसको दवाई तौर पे लिया जाता है। बस समझ गए? बस बस भाई साहब, ठीक है, अगर मैं किस आपकी बात समझ गया। कि आप सोच के देखिए कि जो अफीम हमारे लिए नशा है, वो पंजाब में एक तबका उसको दवाई मान के लेता है। वो ब्लड प्रेशर ਉਹਦੇ नहीं ਨਾਲ नहीं नहीं कंट्रोल नहीं हो जाता है। वो नहीं ਉਹਦੇ नहीं, ਨਾਲ पता खून भाजी की पतला हो जाता है। जी जी जी। ये ऐसा मैं ऐसा है ना, मैं जैसे आपको कि सवाल, मैं आपके सवाल और आपके जवाब लूंगा। मैं अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं। पिछले दिनों शाहिद कपूर की फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। उसका पंजाब में बड़ा विरोध हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि सच्चाई दिखा रही थी। पंजाब की सच्चाई दिखाई है उसने। आज पंजाब के अलावा मुझे एक स्टेट दिखाई है ना जहां चिट्टा लगाकर ड्रग्स और नशे में लड़के लड़कियां रोड पे फिरते हैं और बुरा बुरा हाल है नशे का। उसके लिए पंजाब के बुजुर्ग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अफीम को दवाई मान रखा है। नहीं आप सर, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, आप इस बात को मान लो कि सर अफीम एक नशा है, वो कोई दवाई नहीं है। और आप जब किसी नशे को एज अ दवाई प्रमोट करोगे तो आपके बच्चे चिट्टा, स्मैक, हीरोइन, स्मगलिंग और सब कुछ में प्रवृत्त मिलेंगे। अब आता हूं दूसरे चीज पे। बाकी सब पंजाब में चंगा है जी। आपको लोग को जानकर हैरानी होगी कि एशिया की सबसे बड़ी चर्च कहां बन रही है? जलंधर में। एक पास्टर है अंकुर नरूला, जलंधर में लांबड़ा में उनका चर्च बन रहा है। एशिया की सबसे बड़ी चर्च पंजाब में बन रही है।
पंजाब वो धरती है जहां गुरुओं ने अपनी शहादत दी हिंदुत्व की रक्षा के लिए, जहां घर का बड़ा बेटा सिंह सजता था और खालसे की फौज में जाता था। वो हिंदू परिवार हो, सिख परिवार हो, ये कोई नहीं मैटर करता था। आप सोच के देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जी 10वें पातशाह ने, 10वें गुरु ने अपने चारों बेटे एक हफ्ते में न्यौछावर कर दिए हिंदुत्व के लिए। आज उसी पंजाब में जहां से हिंदुओं की जान बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की, सिख धर्म की स्थापना की, आज उसी पंजाब में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। ईसाई मिशनरियां हावी हैं और भगवंत मान जैसा नपुंसक शराबी सीएम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। और एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट है, योगी जी ने परसों 13 लोगों को जेल भेजा है और कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, धर्मांतरण करा रहे थे। बाकी सब पंजाब में चंगा है जी। अब आता हूं जरा तीसरे सवाल पे। पंजाब के एक बड़े रेप्यूटेड डीजीपी हुए हैं, नाम था MS भुल्लर, महल सिंह भुल्लर। स्पोर्ट्स लवर थे, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, किसी भी गेम की वो वहां पहुंच जाते थे और पंजाब के जितने बच्चे वहां पार्टिसिपेट कर रहे होते थे उनका मेडल आए चाहे ना आए, अगर उनको लगता था कि लड़का ठीक है, आगे चल के ठीक हो जाएगा, या लड़के का मेडल आ गया, तो उसको पंजाब पुलिस में तुरंत, PAP पंजाब आर्म पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहीं स्पोर्ट्स का हेडक्वार्टर है जलंधर में ही, PAP में ही उसको एज अ कांस्टेबल रिक्रूट कर लेते थे। और स्पोर्ट्स के लिए दिलीप सिंह ग्रेट खली जिसे हम कहते हैं, WWE वाले, उनको भी हिमाचल से स्पोर्ट्स में लाने वाले महल सिंह भुल्लर साहब थे। महल सिंह भुल्लर साहब डीजीपी रिटायर हुए, अपने जीवन में उन्होंने हजारों बच्चों को नौकरियां दी, बड़े ईमानदार बताए गए, बस जीवन में एक गलती कर गए, गलत मीन्स से, गलत सोर्सेस से अपने बेटे को एज ए PPS, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस में DSP भर्ती करा लिया। पिछले दिनों, अभी महल सिंह भुल्लर साहब जिंदा हैं, पिछले दिनों उनके मुंह पे कालिख पोत दी उनके बेटे हरचरण सिंह भुल्लर ने। DIG रेंज हैं ये, शायद नवा शहर, रोपड़, रूपनगर जिसे अब नया नाम आ गया है, मोहाली, ये 3-4 जिलों की एक रेंज होती है, उसके DIG थे। घर से 7.5 करोड़ रुपए कैश और 3 किलो सोना बरामद हुआ है। आज 71 नई प्रॉपर्टियां मिली हैं उनकी, बेनामी संपत्तियां, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 140 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। महल सिंह भुल्लर साहब के जीते जी उनके मुंह पे कालिक पोत दी उनके बेटे हरचरण सिंह भुल्लर ने। बाकी पंजाब में सब चंगा है जी। पंजाब में 40 डिस्टिलरीज है, डिस्टिलरीज जो शराब प्रोसेसिंग करती हैं, शराब बनाती हैं। ऐसा सुनने में आता है कि हर डिस्टिलरी से पर डे 1 से 1.5 करोड़ की वसूली है, उसके साइज के हिसाब से। ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है? अच्छा एक और बात बताता हूं, हरचरण सिंह भुल्लर वाले केस में आपको जान के हैरानी होगी, आज ED आ गई। अरेस्ट CBI ने किया था तो भगवंत मान के तो वैसे ही पसीने छूटे हुए थे। जब आप सोच के देखें, हरचरण सिंह भुल्लर इतनी बड़ी एक पूरा रैकेट चला रहा था, तो हरचरण सिंह भुल्लर अकेले तो होगा नहीं, 5 और IPS का आज उन्होंने नाम बक दिया है और उनके अंडर आने वाले DIG रोपड़ रेंज के अंडर आने वाले वो 5 IPS भी नपेंगे और भगवंत मान की सरकार भी नपेगी। पैसा तो ऊपर तक जाता था। ये रिश्वत की बंदरबात का ये नियम होता है, ये नीचे से ली जाती है और ऊपर तक, शीर्ष लेवल, टॉप लेवल तक जाती है। DGP विक्रम सिंह साहब हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड DGP हैं, वो एक बात कहते हैं, ये 3 बहनें हैं, वो आपके जीवन में बहुत काम आती हैं और उन तीनों बहनों में बड़ा प्यार है। अगर एक बहन भी आपके शरीर में घुस गई तो बाकी 2 बहनें भी घुसेंगी। पहली बहन है शराब यानी नशा। अगर नशे ने आपके शरीर में घर कर लिया, अगर आप नशा करने लग गए, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जर्दे का ही हो, चाहे वो अफीम, स्मैक, चरस, गांजे का, तो बाकी उसकी 2 बहनें वो खुद अपने आप चली आती हैं, जुआ और व्यभिचार, जिसको कहते हैं औरतबाजी, अय्याशी। ये बाकी 2 बहनें देर सवेर या तो आ जाती हैं या पहले से आई होती हैं। इन 3 में से किसी एक बहन को घुसा लो, बाकी 2 बहनें घुस जाएंगी। ये DGP विक्रम सिंह साहब कहते हैं। आज पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? एक्सट्रीमली करप्ट, एक्सट्रीम, और पंजाब की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी। अखिलेश यादव के बाप के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे सन 70 में। आज अखिलेश यादव के पास सिर्फ 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पे होगी।
डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के पास अरबों रुपए की संपत्ति है। 71 बेनामी संपत्तियां पकड़ी गई हरचरण सिंह भुल्लर के यहां से, जिसकी लोग बता रहे हैं कि 140 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन है। 7-7.5 करोड़ रुपए नगद, 2.5-3 किलो सोना। अब आप सोच के देखिए, ये हाल है पंजाब में एक डीआईजी का। वो डीआईजी जिसने शपथ ली है कि वो ईमानदारी से अपना काम करेगा और देश की सेवा करेगा, प्रांत की सेवा करेगा, वो डीआईजी साहब के यहां से अरबों रुपए पकड़े जाते हैं। पंजाब में बाकी सब चंगा है। हाँ जी भाई साहब, मैंने जो बातें बतानी थी ना, मैंने 3 पॉइंट से बात करनी थी, वो मैंने कर ली है। और एक पॉइंट और बता दूं, पंजाबियों को आज पूरे वर्ल्ड में भगाया जा रहा है। वो अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे हैं, कनाडा से हो रहे हैं, यूएस से हो रहे हैं, इंग्लैंड से हो रहे हैं, यूरोप से हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है और पंजाब भैया भगाने में लगा हुआ है। बाकी पंजाब में सब चंगा है जी। पंजाब में कुछ ऐसे तत्व है ना जो एक देश की, अलग देश की मांग करते हैं। वो कहते हैं हम तो ख्याली स्थान बनाएंगे। उसको वैसे मैं तो खोटी स्थान भी कहता हूं। तो 2-4 खोते हैं, वो मिलकर खोता स्थान बना देंगे। पर आप एक बात बताइए ना, बाकी पूरे पंजाब ने सरेंडर कर रखा है। गरीब गुरबा आदमी अगर मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उस पर जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे। और एक बात बताइए ना, ठीक है आप पंजाब से भैया भगा दोगे, पटना से, नांदेड़ से, सचखंड से, वहां से सिख कहां जाएंगे? वो पंजाबी कम्युनिटी कहां जाएगी जो वहां रह रही है शांति से? इसका मतलब है कि आपके 2-4 अराजक तत्व यही सब करते फिर रहे हैं। एक रील्स बनाती थी, एक लेडी थी, उसकी हत्या करके एक दुबई भाग गया है, अमृतपाल सिंह महरो। उसके खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का ये बुरा हाल है कि कोई भी किसी से रंगदारी मांग दे रहा है, कोई कहीं गोली चला दे रहा है, बाकी सब पंजाब में चंगा है जी। हाँ जी भाई साहब, मेरी बात खत्म हो गई, अपनी बात बताएं अब आपका कोई नहीं, और मैं सवाल हो तो शुरुआत अब नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो दोनों भाइयों के सवाल थे। हम शुरू करते हैं आपके डीआईजी वाली बात से कर लेते हैं। मैं शुरू, जो आपने क्रिश्चियन की बात उठाई है, नशों की बात उठाई है, भैया भगाओ की बात उठाई है, उसको जरा बाद में लेते हैं कि दिमाग से स्किप ना हो जाए। डीआईजी वाला जो पहले मैटर, इसको मैं ले लेता हूँ। ऐसा है जी, आप ना एक सिस्टम देखिए ऑल ओवर, जो ऑल ओवर इंडिया की बात कीजिए। ऐसा है, मेरे को कोई भी स्टेट बता दीजिए जहाँ की बहुत पुलिस ईमानदार है, एक भी इंडिया का कोई स्टेट या जिला बताइए अगर है तो। कोई ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं, आप मैं नेताओं को एकदम छोड़ दीजिए। मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूं कि आज इंडिया की हाँ, ब्यूरोक्रेसी, जिसने कसम खाई है, शपथ ली है कि वो इंडिया की तरक्की करेगा, वो इंडिया को लूटने में सबसे आगे है। वो उसमें पंजाब नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेरी और ब्यूरोक्रेसी आपकी इसलिए इतनी शायद एक बदनाम है। बारी, हाँ, आपकी एक बारी बात हुई थी, आपने कहा था कि भाई मोदी के आगे कोई बच्चा नहीं है, ना बेबी है उसके। भाई वो करप्शन करेगा तो किसके लिए करेगा? ना ही योगी। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये दो जने हैं, तो बाकी जो उसके नीचे सिस्टम काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, वो उनकी गारंटी लेते हो आप? तो इसका तो आंसर है ही नहीं भाई, गारंटी तो हम किसी के ले नहीं सकते। जब तक कोई पकड़ा ना जाए तब तक तो सारे ईमानदार है। ठीक है ना? बस एक बार जब पकड़ा गया तो फिर पोल खुलनी शुरू हो जाती है, फिर तो पूरी चैन ही फंसती है पूरी। ठीक है ना? तो मेन ये है कि पुलिस सिस्टम जो है ना, आप पहले ना भारत का इतिहास देखिए। हम थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले क्या होता था, गांव में लठ बज जाते थे ना। पुरानी बात है, क्योंकि हमने तो वो सामान नहीं देखा, ये हमारे परदादा ने भी नहीं देखा होगा शायद। उससे पहले की बात है, तो पंचायत वगैरह फैसला करा देती थी, गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे। अब जब से ये फैसला कराने का, जब से ये सिस्टम आया ना, पुलिस को अंग्रेजों ने पुलिस बनाई अपनी, ठीक है ना, मतलब एक इंटरनल आर्मी कह दो आप जिसको, लॉ एंड ऑर्डर की। तो उसके बाद जब से ये मामले पहुंचे हैं ना, तब से तो भैया ऐसा है कि अगर तेरा मैं साथ दूं तो मेरे को बदले में क्या मिलेगा? ठीक है ना? बस उस, वो एक मेन कारण है कि पूरी जो पुलिस लाइन है ना इंडिया की, खासकर इंडिया की, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में चल रही है। ये हर जगह ही बदनाम है, अमेरिका की पुलिस कम बदनाम है। अमेरिका में इतना ड्रग्स है। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, अमेरिका का सम, क्योंकि मेरे चाचा जी रहते हैं वहां पे। इतना सोच नहीं सकते आप, जो आप अमेरिका देखते हो ना फिल्मों में, वो तो है ही नहीं वैसा। और वहां पे पुलिस का क्या हाल है, वो तो इनकाउंटर कर देते हैं महाराज वहां पे तो। ठीक है ना? तो ये डीआईजी जब उधर पकड़ा गया है, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। क्या हो गया उस पे? अगर पास थोड़ा वो संपत्ति निकल आई, कुछ करोड़ कैश आ गया, ठीक है ना? ये अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की पुलिस फोर्स देख लो ना, तो बड़ी
ये तो एक रेगुलर सी चीज है, और ना ही इसको जनता सीरियसली लेती है। 2-4 दिन मीम वीम बनेंगे, ठीक है ना, उसके बाद भाई साहब आप भी भूल जाओगे, हम भी भूल जाएंगे, ये मामला खत्म हो जाएगा 10 दिन के अंदर। कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा मैटर है। करप्शन कर ली उसने, बस ठीक है, पकड़ लिया, 10 दिन बस, सब भूल जाओगे। ज्यादा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जब बर्खास्त कर दिया जाएगा, ज्यादा तो उसको आगे प्रमोशन दे दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं डीआईजी से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, एक मेरी दिमाग से बात ना निकल जाए। आपको पता है इसमें राजनीति शुरू होगी है? पता है आपको? पार्टी से इन्वॉल्व होगी इसमें। अब मैं बताता हूँ कैसे बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। होनी जब थी। ये भांगड़ा भांगड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है ना, जो जब उसको कब्जा लिया गया, पंजाब पुलिस ने लिया उसका कब्जा, तो उसमें बीबीएमबी ये डीआईजी भुल्लर थे। हाँ, उसमें डीआईजी जबरदस्ती भुल्लर लिया। थे। हाँ, उस डीआईजी भुल्लर थे उनके साथ। हाँ भगवंत मान हाँ का चहेता पुलिस वाला है ये। उसने उसको हाँ, रोड भेजा कि रेंज। भाई जा, उसने, हाँ, हाँ, उसने रोड सेंटर रेंज। को आंखें दिखाई। हाँ, उसने सेंटर को आंखें दिखाई। अब वो कह रहे हैं कि ये तो मोदी और अमित शाह की बदले की कार्रवाई है। अब ये बातें शुरू हो गई है कि सीबीआई लगा दी उन्होंने। पता है आपको इस बात का? शायद अगर आपको नॉलेज ना मतलब हो तो मैं बता मतलब दूं। ये तो वही, नहीं नहीं, ये तो वही बात हो गई कि मोदी और अमित शाह आपके घर आता है और 26 घड़ियां रख जाता है। मोदी अमित शाह हाँ आता हाँ है हाँ। और आपके घर में 7 करोड़ कैश रख जाता है। मोदी अमित शाह आते हैं और आपके घर में 3 किलो सोना रख जाते हैं। वाह। मैंने भाई सुनो तो सही। ये तो एक नॉर्मल चीज है पुलिस वालों के लिए यार, बड़े अफसरों के लिए। मैं कहता हूँ ना, ये तो एक नॉर्मल पार्ट है, जितने भी आप जिले के कह रहे, मैं सबको नहीं कहता, ईमानदार पता है पुलिस भाई वाले साहब, भी है। पता है प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में आज घूसखोरी, करप्शन, रिश्वत को ना एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आज इंडिया हम लोगों ने में करा है। घूसखोरी हो, रिश्वत हो, और उसको ऐसा तो रिश्वत ही तो ली है, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। दिल्ली में आपको पता है एमसीडी कितनी करप्ट है? अनोथ चॉइस कॉलोनी में जरा ना मकान बना के देखिए आप। 8-8, 9-9 लाख रुपए लेके जाते हैं, लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए लेंटर का रेट है दूर दरार के इलाकों में। और जब फार्म हाउस वगैरह बन रहे होते हैं, वो तो सोच नहीं सकते आप कितनी अंधी कमाई है। दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि नवजोत मैं जी, दिल्ली में मेरा आना नवजोत जाना जी, है। नवजोत जी, कंस्ट्रक्शन का देखो, आपको एक हाल बताऊं, सिंपल एक नियम है। टोटल एरिया का 55% कंस्ट्रक्टेड, 45% ग्रीन एरिया रखना पड़ता है। अब दिल्ली में मान लो आपने 1,000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट लिया, 550 स्क्वायर फुट में ही बना पाओगे, 3 स्टोरी ही बनाओगे, और 450 स्क्वायर फुट खाली छोड़ना पड़ेगा। अफोर्ड कर पाओगे? नहीं नहीं नहीं। किसी भी शहर में आज जमीन इतनी महंगी हो गई है ना, कोई अफोर्ड ही नहीं करता कि वो 45% ग्रीन एरिया छोड़ दे। नहीं छोड़ पाओगे सर। हम्म। आप और मैं सर चलो किसी के लिए नहीं, वो, और फिर तो फिर हम भी तो मैं करप्शन का आपको एक पार्ट है ना, किस्सा एक तरफ सुनाता हम हूँ। दे रहे हैं। मैं आपको करप्शन से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने 2013 में अपना पासपोर्ट बनवाया पहली बार। तो पुलिस इंक्वायरी आई लोकल थाने पे, सैदपुर, हमारे यहाँ थाना है सैदपुर। तो सैदपुर थाने से मुझे फोन आया कि आपका पासपोर्ट की इंक्वायरी आई, आप थाने आ जाइएगा। तो मैं चला गया। तो कहते 1,500 रुपए दो। मैंने कहा किस बात के? तो कहते नहीं रेट है। मैंने कहा किस बात का रेट है? तो कहते नहीं देना पड़ता है। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तो कहते फिर ठीक है देख लेना। तो वहां जो मुंशी था ना, मैंने मुंशी को बोला कि ओ मुंशी, ओ, ऐसे बोला मैंने, ओ सुन, गुंडा हूं, बदमाश हूं, गिरगिटा हूं, चोर हूं, डकैत हूं, माफिया हूं, सरगना हूं। मैंने कहा तेरी हिम्मत है ना, तो मेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी पे नेगेटिव रिमार्क लगा के भेजना, तेरी नौकरी ना खा गया मैं। आप लिटरली यकीन, और मैं कह के चला गया वहां से। 3-4 दिन बाद जो हमारे गांव की बीट का पुलिस वाला था ना, सिपाही, उसका फोन आया, कह रहे पहलवान जी क्या हाल है? मैं कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ। ठीक है ठीक है। अरे यार पहलवान जी, आप वहां क्या कराए थाने में? मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैंने कहा तेरा मुंशी 1,500 रुपये रिश्वत मांग रहा था। वो कहता अरे भाई साहब सब देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा तुम मेरी इंक्वायरी लिख के भेज दो कि चोर है, लिख दो। नवजोत भाई नहीं लिख पाए। फिर वो अंत में मेरे घर, और मैंने कहा सुनो, अब इंक्वायरी करने मेरे घर आओगे, मेरे गांव के प्रधान के पास जाओगे, सरपंच के पास, और उससे पूछोगे कि मेरा कंडक्ट व्यवहार कैसा है गांव में। गांव का सरपंच तो हमारा जानने वाला था। मैंने उसको फोन किया था, मैंने कहा मेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी आएगी तेरे पास, उसको देख लेना। कहता वो तो कर दूंगा मैं, कोई नहीं। मैंने कहा नवजोत भाई अगर आप गलत नहीं है ना, तो रिश्वत किसी की हिम्मत नहीं है आपको तू करके दिखाए। और बताता हूं एक बार, सैदपुर हम ना, फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो सब लोग लाइन में खड़े थे, हम लोग भी लाइन में खड़े थे। तो कहीं के एसडीएम साहब, वो जा रहे थे, पीसीएस रैंक होता है, तो रॉन्ग साइड उन्होंने जाके एकदम आगे, एकदम जाके रॉन्ग साइड उनके ड्राइवर ने फाटक पे गाड़ी खड़ी कर दी।
और वहां 4 पुलिस वाले खड़े होते हैं हमेशा उस फाटक पे, क्योंकि जाम वाम लगता रहता है। रात की बात है, 8 साढ़े 8 बजे की। मैं और मेरे 2-3 भाई कजन हमारे साथ थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एसडीएम साहब की क्लास लिया? कहते एकदम ले ली जाए। हम पहुंचे, मैंने ड्राइवर का शीशा नॉक किया, उसने नीचे किया। तो आगे एक पुलिस वाला बैठा होता है एसडीएम साहब के साथ, वो बैठा हुआ था। कहता हाँ। मैंने कहा रॉन्ग साइड गाड़ी कैसे लगाई यहाँ पे? मैंने कहा जूता उतार के मारूंगा। मैं कहा चल पीछे सबसे लाइन में चल। तो बोला कि एसडीएम साहब है। मैंने कहा एसडीएम साहब है? मैं कहा शीशा नीचे करिए। मैंने कहा आप गवर्नमेंट सर्वेंट है ना? मैंने कहा अभी वीडियो वायरल करूंगा आपकी, करूं योगी जी को ट्वीट। मैंने कहा करूं फेसबुक लाइव। आप सरकारी कर्मचारी अफसर होके आपका ड्राइवर गलत काम कर रहा है, आप जनता से उम्मीद करो जनता सही बिहेव करे। आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे सर, पानी उतर गया था उनके चेहरे का, रंग उतर गया उनका, फीका पड़ गया एकदम, फट के फ्लावर हो गई थी एसडीएम साहब की। ड्राइवर को डांटे और बोले सबसे पीछे गाड़ी लेके चलो। मैंने ड्राइवर को मैं कहा जूते से मारूंगा आज के बाद ये काम किया तो चल पीछे। यही औकात है सर सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अफसरों की। अगर आप गलत नहीं हैं तो हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ बोल दे। हाँ, अगर आप खुद ही गलत है, आप खुद करप्ट है, तो भैया सामने वाला तो फिर आपसे करप्शन की बातें बस करेगा। वही आपसे जो रिश्वत ली है मैं 1500 रुपए की ली है। नवजोत भाई मैं ऐसे अफसरों को जानता हूं कि जिनके सामने लोगों की हिम्मत नहीं होती कि रिश्वत की बात कर ले या किसी गलत काम की बात कर ले। मैं ऐसे अफसरों को भी जानता हूं। मैं ऐसे वो अफसरों को जानता मुश्किल हूं कि सारी जिंदगी तनख्वाह पे काट दी, नहीं तो अरबों रुपए, वो भी हरचरण सिंह भुल्लर की तरह डीआईजी हैं। नहीं, अपने मुंह से 5% कहते ही हैं। देखो, 5% ही मैं कह तो रहा हूँ। आपसे सिर्फ 5% वो है ईमानदार, चाहे वो अफसर हो चाहे कोई भी हो। आपसे 1500 नहीं रुपया नहीं नहीं मांगे नहीं उसने, नहीं नहीं ठीक है ना, अरे नहीं नहीं सर, सिपाही नहीं, ने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। 5% नहीं सर, 70-80% ईमानदार है, 10-15-20% ये करप्ट हैं। अगर सर 95% करप्ट हो जाएंगे तो देश का बेड़ा बैठ जाएगा। नहीं, करप्ट का ये भी देश आज लेवल है भी ना, बचा कोई हुआ वहां है। करप्ट है। सुनिए नंदन भाई, करप्ट का भी लेवल है। कोई आधा करप्ट है, कोई 50% है, कोई 20% है, आप ठीक है। आप वो मैं पूरे आपको एक बात ईमानदार है ना बताऊं। जो छने हुए, वो 5% 10%। मेरी मेरी सुन लो आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे नानके जलंधर हैं। हम सर्दियों की छुट्टी में 2000s में जलंधर आते थे। हमारे गांव में 4 घंटे लाइट रहती थी, जलंधर 24 घंटे रहती थी। जलंधर आके हमें लगता था कि हाँ इसे कहते हैं शहर। हम 2004 में जलंधर शिफ्ट हुए हैं, तब भी जलंधर बहुत अच्छा शहर होता था, पंजाब बहुत अच्छा होता था। आज आपको यूपी का हाल बताऊं। इतना बड़ा स्टेट है, 25 करोड़ लोग रहते हैं, रेवेन्यू सरप्लस हो गया है। और पंजाब आज 3.25 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। पंजाब में आज एक नई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कुछ नहीं आ रहा। यूपी में मई 2025 में ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगती है, और आपको यकीन नहीं होगा पिछले सैटरडे को पहला लॉट डिस्पैच भी कर दिया इंडियन आर्मी को। राफेल में जो जेट इंजन लग रहा है उसके पार्ट्स लखनऊ में बन रहे हैं। मैं कह रहा था ना कि पंजाब में सब चंगा है जी। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर भगवंत मान और इन करप्ट कांग्रेसों की सरकार और कुछ दिन रह गई ना, ये पंजाब को सर बेच खाएंगे। पंजाब का हाल बिहार से बुरा हो जाएगा। नवजोत जी, भगवंत मान एक बार गए थे और दारू पी के जर्मनी वाली फ्लाइट में एकदम टल्ली हो गए थे, तो कह रहे थे कि बीएमडब्ल्यू अपना प्लांट लगा रही है। 3.5 साल हो गए इनकी सरकार को, 1.5 साल बचा है, वो बीएमडब्ल्यू का प्लांट दिखा नहीं मुझे कहीं। और यूपी ने अभी सिर्फ 4,000 करोड़ की डील की है 2 देशों से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। आज एक चलो, आदमी ने पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया 7 सालों में, और एक आदमी ने सिर्फ 3.5 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क कर। इसका नाम है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। सर बचो इनसे, नहीं तो बेच खाएंगे आपको, आपके परिवारों को, आपकी जमीनों को, आपके जमीर को। इन बहरूपियों से बचने की जरूरत है पंजाब को। जी जी देखो ऐसा है, कितने भी वीडियो बना ले, कितने भी बातें कर ले, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता, आंगड़ी आने ही जा कांग्रेस आनी है अगली बारी, इसके पूरे असर है, जहाँ आम आदमी पार्टी आएगी उसके भी असर है। ठीक है ना, तो तो सर ये तो मान पंजाब के को, चलिए, तो फिक्स तो है। सर मैं एक बात बताऊं, तो भाई साहब पंजाब को बर्बाद होने से कोई रोक भी नहीं सकता। आज जो पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है ना, आगे इससे ज्यादा बेड़ा गर्क होगा। क्योंकि ऐसा ना, अभी पॉलिटिकल बात की अगर हम करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तो मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बोला कि जो बीजेपी है,
बीजेपी को कभी पंजाब ने मौका दिया नहीं। जब मैंने आपको बताया ना, अगर 25% स्वर्ण वोट भी है, अगर आप जाट और एससी समाज की भी आप चलो लगा लो 5-6% वोट पड़ा है, तो फिर भी 25 में से 12% इस बार उन्होंने वोट दिया है, कहने का मतलब आधा। ठीक है ना, ये एक रफ आइडिया है, ये वैसे किसी के पास पक्का डाटा नहीं है। ठीक है ना, ये 18% वोट है स्वर्णों की आबादी, उसमें से मिला के हम बता रहे हैं। तो बीजेपी का ना एक सीधा वो है कि ये ब्राह्मणवादी पार्टी है। सीधा बीजेपी का मतलब ब्राह्मण, बी से ब्राह्मण। ये आप समझ लो, पंजाब में किसी बंदे से बात करो, वो हिंदू बिंदु की तो बात छोड़ दो, वो सीधा कहेगा ब्राह्मणवादी पार्टी। तो बीजेपी का तो कोई चांस है नहीं ऐसे इस मामले में। तो उसमें कौन सी पार्टी बच जाती है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, और अब अमृतपाल सिंह की जो पार्टी बनी है, न्यू अकाली दल जो बनी है, वो पार्टी है। और बाकी जो छोटी मोटी क्षेत्रीय कैंडिडेट आजाद खड़े रहते हैं, जैसे आजादों को भी बहुत वोटें पड़ती है पंजाब में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ना कांग्रेस को पसंद करते हैं, ना आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। ठीक है ना, वो किसी पार्टी को नहीं पसंद करते, वो अपना आजाद कैंडिडेट जिता देते हैं। अब हम चलो, आपको मैंने ये डीआईजी बुल्लर की बात बता दी, ये इसके ऊपर राजनीति हो रही है। चलो, उसके पास जो कैश वगैरह पकड़ा गया वो तो एक करप्शन का मामला है। पर वो कह रहे थे सेंटर ज्यादा इसमें कूद रहा है ना, वो इसलिए कूद रहा है क्योंकि भागड़ा मैनेजमेंट जो बोर्ड के ऊपर कब्जा करवा दिया था भगवंत मान सरकार ने, तो यही डीआईजी था जिसने आंखें दिखाई थी सेंटर को। और वही सेंटर आज उसको घेर लिया सेंटर ने, उसी सेंटर ने। तो ये तो उसकी बात रही। और उसके अब मैं बात करता हूँ ये नशे की, फीम की। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, फिर हम आगे अपने टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से 25-26 मिनट तो हो गए हैं। ऐसा है ना कि जो फीम का जो कल्चर है ना, फीम को सारे ही लोग नहीं लेते, इसको नशा मानते हैं फीम के अंदर। पर फीम लोगों के जो 50% आप बात कर रहे हो, वो घरों में रखी रहती है इमरजेंसी तौर पे। किसी को दरंग का अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो उसमें, क्योंकि मेरे ही जानने वाले में कम से कम 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको सच्ची में मेरे ख्याल से 40 के करीब उम्र होगी, मिड 40 की, हार्ट अटैक आया, फीम की वो दे दी गोली बना के, गोल गोल बना के दी, तो उसका वो क्या हुआ, हार्ट अटैक बच गया, पर पैरालाइज उसका रह गया। ठीक है ना, तो फीम ने जान भी बचाई है। पर वही बात है, अगर आप फीम को खाते रहोगे चाय के साथ, तो भैया वो तो खुश्की करेगी शरीर के अंदर। ठीक है ना, और नशेड़ी बना देगी। ठीक है ना, क्योंकि एक ये भी वो दी जाती है ना एक दलील की, जो देसी दवाइयां है, देखो वो ये तो बात हकीकत की है, देसी दवाइयों में होता भी फीम का यूज है। कोई भी देसी दवा उठा के देख लो तो फीम ही मिलती है आपको। ठीक है ना, तो ये फीम का तो ये कॉन्सेप्ट है। मैं बात खत्म करके ना वो आपकी आगे वाली बात पे आता हूँ, ईसाई मिशनरी से। ईसाई मिशनरी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, जो ये भी है ना, सारा जो मैटर है एक साथ जुड़ा हुआ है। ये मैच ऑफ फॉलोइंग है। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, जो ईसाइयत बढ़ रही है। देखो, ईसाइयत जो है अंग्रेजों के टाइम से बढ़नी शुरू हुई पंजाब के ना, इंडिया के अंदर ही। उससे पहले तो किसी को नहीं पता था ईसाई क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले तो यहाँ पे इस्लाम था। ठीक है ना, इस्लाम ही आया था एक बाहर का, जिसको कह लो आप कल्चर कह लो। तो जब से ये ईसाइयत बनी है ना, इसका जो ईसाइयत का जो मेन वो है ऑडियंस है, वो है दलित। इंडिया में भी, पंजाब के अंदर भी दलित। अच्छा, दलित क्यों बन रहा है, कभी इसके बारे में सोचो। दलित इसलिए बन रहा है क्योंकि हिंदुओं से तो उनकी लड़ाई है, हिंदू कहने का मतलब ब्राह्मणों से, कि हमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। ये उनकी वो है कि हमको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। और जैसे कि मटका आगे बांध देते थे, पीछे झाड़ू लगाते थे, कान में पिघले शीशे डालते थे, ताकि हरि का नाम ना सुन ले, भगवान का नाम ना सुन ले, रामायण वगैरह ना सुन ले, इसलिए इनके कानों में वो डाले जाते थे। तो एक तो ये मिशनरियों का वो है, अपना अलग से प्रोपागेंडा कह लो, कुछ भी कह लो, इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि ना, कि अगर हम ईसाई बन जाते तो हम ना सिख रहते हैं, ना मुसलमान रहते हैं, ना हिंदू रहते हैं, तो हम एक अलग ही चीज हो जाते हैं कि मतलब ईसाई मतलब हम अपने आप को यूरोप से ज्यादा अटैच मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पंजाब के अंदर जो दलित है ना, वो तो चलो बात सही है, कुछ तो लालच में लग रहे हैं। जैसे कि भैया किसी को नौकरी लगवा दी, प्राइवेट लगवा दी, किसी को वीजा लगवा दिया। ठीक है, किसी के पास खाने पीने का नहीं था, उसको अच्छा अमाउंट दे दिया कि तो अपनी भाई गरीबी से बाहर निकल, या तो अपना बिजनेस कर, अपनी दुकान डाल दो। ठीक है ना, तो ईसाई मिशनरी है वो कर रही है। मकसूदा का आपने देखा हॉस्पिटल, सेक्रेड हार्ट, लेफ्ट को कट जाता है नहीं मंडी को, देखा राइट को मैंने। तो उस हॉस्पिटल हाँ में हाँ, क्या है देखा है कि आप सर। अपना इलाज कराने जाइए, आपका इलाज होगा महंगा, मतलब जो नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। अगर आपके पीछे मसीह है, मसीह आपका सरनेम है, या आप क्रिश्चियन हो, तो भैया आपका इलाज, मोस्टली आपकी दवाइयां वगैरह फ्री है। तो क्रिश्चियनिटी तो देखो फैलेगी क्यों नहीं फैलेगी, जब हमारे अंदर ही दोष होगा। ये खाली पंजाब में थोड़ी फैल रही है, ये तो ऑल ओवर साउथ चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए। ये मेरा क्या नाम है, दिल्ली में भी आना जाना है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पंजाब में मैं रहता ही हूँ। ठीक है ना,
हर जगह मैं आता हूँ, यहाँ पे ना नॉर्थ ईस्ट के बंदे भी कुछ आए हुए हैं दिल्ली के अंदर। जो हमारा पर एक भाई घर है वो साहब, हमने रेंट पे दे नहीं नहीं रखा नहीं है। नहीं नहीं सुनिए नहीं, सही मेरी कुछ। मेरी मेरी बात सुनो। भाई साहब, मेरी 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 एक बात सुन लो, पर यूपी में नहीं फैल रही। पता है क्यों? कोशिश जारी उसका है। एक सिंपल कारण है ना। ना, उसका एक सिंपल कारण है, वहां योगी आदित्यनाथ बैठे हैं डंडा लेके कि नहीं तुमने भाई, आपसे यहां एक प्रश्न है धर्मांतरण मेरा। कराया नहीं, मैंने तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा दिया नहीं। एक आपसे प्रश्न है मेरा, ठीक है? आपसे, आपके चैनल पर आपसे प्रश्न कर रहा हूँ मैं। अभी जैसे कि हम आप बात करते हैं, यूपी पुलिस की तारीफ करता, अच्छा काम कर रही है भाई। जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े, जो लड़कियां छेड़े, जो चोरी करे, उसके भैया ऐसी ही गोली पड़ के शांत होना चाहिए। वो अच्छा कर रही है यूपी पुलिस, 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट। ठीक है। अगर यही योगी 10 साल निकाल लेंगे, 15 साल, 20 साल, उसके बाद क्या है फ्यूचर? बीजेपी, क्या बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो इन सबको रोक सकती है? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे आप अमित शाह और मोदी की बात कर लो, आप योगी आदित्यनाथ की बात कर लो, तो योगी ऐसे कैरेक्टर कितने हैं भैया जो इतनी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, और जिनके आगे पीछे ना कहते हैं ना रानो ना कान। पंजाबी में शब्द है ना, ना रान है ना कान। रान का मतलब होता है औरत, तो दर्शकों को बता दें। तो देखिए 15-20 साल बाद क्या होगा। ये वही यूपी पुलिस है ना जिसने जो राम मंदिर बन रहा था, उनके जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। अब आज वही यूपी पुलिस सेवा अखिलेश कर रही है यादव, योगी की। मौलाना हाँ। मौलाना अखिलेश यादव के बाद बाप मुल्ला मुलायम खान ने गोली चलवाई थी। यूपी हाँ, पुलिस ने नहीं मुलायम चलाई सिंह थी। यादव। पुलिस गोली नहीं नहीं नहीं, चलो। चलाती है। नहीं 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 नहीं, सर, पुलिस गोली नहीं चलाती है। पुलिस गोली चलाती है डीजीपी के ऑर्डर पे। डीजीपी ऑर्डर लेता है गृह सचिव से, गृह सचिव ऑर्डर लेता है मुख्यमंत्री से। हम्म। मुल्ला मुलायम ने कहा था गोली चलाओ कार सेवकों पे, समाजवादी पार्टी। मैं देखो आज अपने ग्राउंड में जो मंच से मारने कह वाले। रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई थी। अखिलेश मौलाना के बाप मुल्ला मुलायम ने गोली चलवाई थी। जी। जी। देखो उन्होंने चलवाई, मैं समझ गया। उन्होंने चलवाई। आजकल क्या है, आज वही यूपी पुलिस काम कर रही है योगी के अंदर। आज वो एक चोर होता ना, चोर जिसने मान लो कि दुकान से एक टॉफी चुरा के भी भाग गया, चलो बच्चों को तो नहीं मारेंगे जो 18 साल से प्लस का है, उसके भी आप देखते होंगे टांग में गोली लगी होती है, पट्टी करी होती है, वो मीडिया वाले उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। ठीक है। तो ये अभी कब तक योगी है? चलो मैं कह रहा हूँ कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, उसके बाद, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी फोर्सेज है, काम तो वो यूपी में भी कर रही है, काम तो वो हर जगह कर रही है, बस कई जगह जहाँ दाव लग रहा है वहां पे उनको सेफ मिला हुआ, जहाँ पे नहीं लग रहा वो ताक में जरूर है। आपने एक वो इन्वेटर की बात सुनी थी ना, कि कौन सा इन्वेटर था जो अरब से आया था, इंडिया पे अटैक करा था, बाद में 800 साल तक है अरबियों ने मुंह नहीं करा। अच्छा, 800 साल तो सही रहे, 800 साल बाद क्या हो गया? कितने टुकड़े हो गए देश के? अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है। और आज भी अगर ऐसे हालात बढ़ते रहे तो चलो, मैं उस बारे में नहीं आना चाहूंगा, वो एक अलग विषय है। तो अब ये देखो ना, अब यही तो बात हो जाती है ना कि मतलब जो पुलिस है उसको लीडर चाहिए। आज वो लीडर है तो आपने सही मिशनरी रोके हुए हैं, कल को वो लीडर नहीं रहेगा, उसके बाद फिर क्या गारंटी है आपकी? आप ले रहे हो इस बात की गारंटी? सर, सर आपने ना मेरी बात का जवाब दे दिया। सर, इसलिए तो मैं कहता हूं इस देश के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। हम जो अपने देता चैनल जरूरी से है। रोज एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए बीजेपी जरूरी है अगले 25-50 साल। नहीं तो राहुल गांधी ईसाई मिशनरियों को, हिंदुस्तान को बेचने की सुपारी ले रखी है उसने। अखिलेश ने, देखो, तेजस्वी ने, स्टालिन ने, सीएम योगी से खतरनाक जगनमोहन कौन था? रेड्डी ने। वीरेंद्र सिंह। आपकी बात सही है बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये भी मैंने सुना है जगह आप जो अभी बात करिए ना, ये रेड्डी वही का है ना, क्या नाम है ये जिसने अभी बोला था कि सनातनियों क्रिप्टो को मार दो, क्रिश्चियन है। ऐसी कुछ कहो, वही सर, है? क्रिप्टो नहीं, उसका नाम क्या है? क्रिप्टो वो, नहीं नहीं, वो तो वो है उदयनिधि स्टालिन। अच्छा, स्टालिन। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। सर, आप जो मैं मेरी बात का जवाब आपने खुद दे दिया ना कि कल को आप कहते हैं कि योगी न रहे तो। मैं भी यही कह रहा हूं कि कल को अगर बीजेपी न रही तो इस देश का क्या होगा। पर आज राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है उसमें कि आज पंजाब का भी राम मंदिर है। कंट्रीब्यूट है। पंजाब का भी कंट्रीब्यूट है। पहली जो एफआरआई हुई थी वो पंजाब के निहंगों के ऊपर ही हुई थी। अरे सर, मैं ऐसे मैंने आपको कभी आपको ये महसूस हुआ है कि मैं सिखों को हिंदुओं से अलग मानता हूं, या पंजाब के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष वाली भावना नहीं है? नहीं, अरे कैसी बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बस पंजाब के लिए इतना नहीं दुख बोला। है,
मुझे बस इतना दुख है कि जो पंजाब में 2004 से 2025 तक पिछले 21 साल में देखा हूं, उसमें सर जमीन आसमान का फर्क है। 2004 का पंजाब, 2025 का पंजाब बहुत बदल चुका है। उसके लिए सर पंजाब में सरकारें दोषी हैं, वो चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। नवजोत जी, वीडियो होगी 38 मिनट की, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अन्य सवाल किसी और वीडियो में हम ले लेंगे। आपने मुझे समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।